हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको मेरे हस्तलिखित नोट्सों के द्वारा पढ़ाऊंगी और ये नोट्स ऐसे हैं जिसमें आपके टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक काम आने वाले हैं। तो आप कहोगे कि मैम ऐसे क्या नोट्स है कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक काम आएंगे। तो आप सभी जानते हैं, खासकर जो हरियाणा के अभ्यर्थी है, तो देखो ये सारे ही परीक्षा की तैयारी हो रही है, नहीं कि हरियाणा वाले ही देखेंगे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पेपर लिखना होता है और पीजीटी में भी पेपर लिखना होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की तो तैयारी है ही है, इसके साथ साथ आपके सब्जेक्टिव पेपर की भी तैयारी हो रही है। कैसे लिखना है ये सारे आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के नेट के, तो देखो नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के मिलेंगे सिर्फ 499 के। अब आप कहोगे मैम ये 499 के क्यों है? क्योंकि मैं इसमें पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ आपके डाउट लूँगी और आपको पीडीएफ दे दूँगी। और वे टीजीटी पीजीटी की मैं बात करूं तो टीजीटी पीजीटी के आपके हैं 1499 के, जिसमें मैं आपको 0 से लेकर 100 तक पढ़ाऊँगी, नोट्स भी मिलेंगे और इसके साथ गत वर्षों के प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और ये आधार है भाई, अगर आपने तैयारी अच्छी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए आपको 0 से लेकर 100 तक तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पर्सन खेलने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ठीक है, ऐसे ही नोट्स मैंने संपूर्ण कर लिए हैं, व्याकरण के चल रहे हैं। एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं वीडियो के अंतिम में आपके डाउट और भी क्लियर कर दूंगी। आदिकाल की हम पढ़ेंगे क्या है, ये तो परिस्थितियाँ हैं बड़ी, ठीक है। यहाँ परिस्थितियाँ कर लेना, प्रवृत्तियाँ और परिस्थितियाँ दोनों है, तो यहाँ आप परिस्थितियाँ कर लेना, ठीक है। परिस्थितियाँ हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, आदिकाल की परिस्थितियाँ पढ़ने से पहले आपको आदिकाल का परिचय लिखना होगा। आप परिचय भी लिख सकते हैं, इसमें भूमिका भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है। या आप परिचय लिखेंगे या आप भूमिका लिखेंगे, अपनी जो शब्द आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आदिकाल के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे मैम आदिकाल बहुत से नाम जाने जाते हैं, लेकिन ध्यान देंगे आदिकाल के नामकरण, आदिकाल का जब मैं आपको नामकरण पढ़ाऊंगी, और मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो आदिकाल का नामकरण भी मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि ऐसे ऐसे नाम निकाल रखे हैं मैंने जो आज तक आपने नहीं पढ़े हैं, और वो भी अब आगे आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब ये तो आपने रट लिए हैं 5-7 नाम, तो वो तो अब आने वाले नहीं है, अब नए नए नाम भी आएंगे भाई। जब कंपटीशन इतना है तो नए नए नाम भी लेकर आएंगे, तो वो मैंने नए नाम भी आपके लिए खोज के रखे हैं। थोड़ा सा गला खराब है, कोई आवाज़ में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कुछ समझ में ना आए तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन आप यहाँ यही लिखोगे आदिकाल, हिंदी साहित्य का पहला काल आदिकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर विद्वानों ने इसे यही माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका काल, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना है, समालोचना, हमारे हिंदी साहित्य में बहुत भूमिका है। उन्होंने हर पहलू पर अपनी टीका टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो विक्रम, उनके अनुसार विक्रम संवत 1050 से, अगर ईस्वी आए तो ध्यान देंगे, अगर ईस्वी आए तो 993 ईस्वी करेंगे, और 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, और 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी संवत। अब आपके सामने ये समस्या है, कोई नया अभ्यर्थी, पुराने वाले तो इसको निकाल ले जाएंगे, लेकिन जो नया अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट निकाल कर लाया है, तो उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन इस समस्या का समाधान मैं कहूँगी, वो कैसे, देखो आपको क्या करना है, दोनों याद नहीं करनी है, या तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ईस्वी कर लो और या विक्रम संवत कर लो।
आप दोनों एक याद कर लोगे तो दोनों याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो मैं बताऊंगी आपको। मान लीजिए आपने विक्रम संवत कर लिया 1050 से 1375 विक्रम संवत, ये आदिकाल का क्या है, समय है। आदिकाल की क्या है, समय सीमा है। अब आपने मैथ जो पढ़ा है तो आपने ये सीखा है कि ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, ठीक है। ये तो नहीं कि कम में से आप ज़्यादा को घटा दोगे, नहीं, तो ज़्यादा में से आप कम को घटाओगे। तो विक्रम संवत क्या है, ज़्यादा। अगर अक्षर को लगाकर देखोगे तो भी अगर आप ऐसे लिख रहे हो विक्रम संवत, ये ज़्यादा होते हैं, ईस्वी कम होता है। या फिर ऐसे भी लिख रहे हो तो भी क्या है, विक्रम संवत, उसमें तो एक ही आएगा और इसमें ऐसे लिखेंगे। तो क्या करना है आपको, अगर आपको ईस्वी दिया है तो आपको याद है विक्रम संवत और उसमें ईस्वी दिया है, तो आप क्या करना, 57 वर्ष इसमें घटा लेना, ठीक है। विक्रम संवत में 57 वर्ष घटा दोगे तो ईस्वी आ जाएगा। अगर ईस्वी है निकालना है तो आपको क्या करना है, विक्रम ईस्वी में आप 57 वर्ष जोड़ दोगे, ठीक है। तो आप एक ही याद कर लेना, एक ही आप याद कर लेना, विक्रम संवत में से आप 57 वर्ष घटा देना, ठीक है। और ईस्वी दिया है तो जोड़ लेना, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो आप विक्रम संवत दिया है तो 57 वर्ष घटा देंगे तो आपका ईस्वी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश विद्वान इसकी समय सीमा, लेकिन ज़्यादातर विद्वान इसकी समय सीमा क्या मानते हैं, 1769 ईस्वी से 1350 ईस्वी, अर्थात आदिकाल का परिचय प्राप्त करने के लिए हमें 1769 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी के मध्यकाल का अध्ययन करना होगा और ये अध्ययन हम निम्न दृष्टि से करेंगे। अब जो अभ्यर्थी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने अभी तक क्या है, परिवेश गत वर्षों के प्रश्न पत्र रट रखे हैं, उनसे आपका पेपर पास नहीं होगा। बार बार बोल रही हूँ, ये नहीं कि मुझे अपने नोट्स बेचने हैं, ऐसा नहीं, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अब आप 0 से लेकर 100 तक जाओगे और अभी वैकेंसी आने में समय है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अपने आधार को मजबूत बनाओ, ठीक है। लिखना भी आप सीख रहे हो इसके साथ साथ। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियां। अब राजनीतिक स्थिति लिखे या परिस्थितियां लिखे, एक ही बात है, ठीक है। आप कहोगे मैम आपने तो स्थिति लिख रखा है, वो तो परिस्थितियां है, तो एक ही बात है, चाहे आप स्थिति लिखे चाहे परिस्थिति लिखे, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। अब किसी भी काल को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी राजनीतिक क्या स्थिति है वो जानना बेहद जरूरी है। तो विशेष में मैंने यहाँ ये लिखा है कि ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है ही है। ये काल युद्धों का काल था, मतलब आदिकाल में बहुत युद्ध हो रहे थे, राजा क्या कर रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे और उसमें राष्ट्रवाद का भी क्या था, अभाव था। आप पढ़ते हैं आदिकाल में पढ़ रहे हैं, जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लगाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव था, ये आपने रट लिया। लेकिन अभाव क्यों था, भाई युद्धों के कारण था। अपने राज्य को क्या समझते थे, वो राष्ट्र समझते थे। दूसरा क्या है भाई, पड़ोसी राजा मर रहा है कट रहा, कोई लेना देना नहीं था उनको, अपने राज्य तक था, बस यही हमारा देश है। उससे उनको उनकी जो समय मतलब उनकी जो एक राजनीतिक या अपने एक राष्ट्रवाद की जो मानसिकता थी बेहद संकुचित थी और इसी संकुचितता के कारण हमारा देश क्या गुलाम बना था। वो हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको जानकारी होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया ना, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन धड़ाधड़ लगाओगे आपको ये लगेगा कि हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े, लेकिन आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। ये मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना, देखिए आपके क्वेश्चन सारे के सारे ठीक लगेंगे। और जो लिखने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये आप इसको उतार भी सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आदिकाल का प्रारंभ वर्धन साम्राज्य से हुआ। ये वंश लिख लिए या साम्राज्य लिखे, एक ही बात है। वर्धन साम्राज्य का अधिकांश समय वे शक्ति यवनों के आक्रमण को रोकने में लगती है। यानी जब क्या है, जब वर्धन वंश था यानी वर्धन साम्राज्य था, तो उस समय क्या हो रहा था, हमारे देश पर यवनों का आक्रमण हो रहा था, यवन आक्रमण कर रहे थे। और इस समय का अंतिम शासक था हर्षवर्धन,
ठीक है। क्या है, राजवर्धन है, हर्षवर्धन है, तो ये आप पढ़ रहे हैं। तो वर्धन वंश उनका मतलब मुख्य शासक था, और वो क्या उसकी क्या थी, बहुत एक मजबूत, यानी कि जो उनकी युद्ध कौशल था, उनका राष्ट्र था बहुत मजबूत है, पैसे से लगाए, आर्थिक स्थिति से लगा ले, या फिर उनकी जो एक जो शासन चलाने की नीति होती है, कूटनीति बहुत मजबूत थी। ठीक है। अब ये मत कहना कि मैम हमें तो लिखना नहीं है, ये हमारे काम नहीं है। सबके लिए काम है, काम का है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है। वर्धन साम्राज्य के पतन के बाद अनेक राजवंश उठ खड़े। अब क्या यवनों ने क्या किया, क्या है, वर्धन वंश का पतन कर दिया, नहीं, वर्धन वंश क्या हुआ, समाप्त हो गया। अनेक राजवंश उठ खड़े हुए। इधर यवनों का आक्रमण भी तेजी से हो रहा था, यानी ये अब क्या है, जब आप लगा ले किसी, आप मान लीजिए आप में कोई टेस्ट पास कर दिया, अब आप में क्या है भाई, दुगनी गति से तैयारी करोगे आप, ये आप में आत्मविश्वास आ जाएगा भाई, हाँ मैं कर सकता हूँ, अगले वाला भी। मान लीजिए आपने एस्टेट किया या आपने सीटेट किया, तो अगली परीक्षा आपको करना कि ये करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप दुगनी गति से तैयार करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास। तो वही क्या है, यवन कर रहे थे। अब यवनों को क्या आत्मविश्वास आ गया, अभी हम क्या है, वर्धन वंश का हमने पतन कर दिया, तो बाकी को भी हम जल्दी हड़प लेंगे। उस समय क्या है, ये थे कि हड़पनी थी, एक तरह से हड़प मतलब आई नहीं थी उस समय, हड़पनी थी, अब हो गई। लेकिन क्या है, अपने ये लग रहा था ये भी मैं इकट्ठा कर लूँ, ये भी मैं इकट्ठा कर लूँ, मतलब भाईचारे का क्या है, अभाव था उसमें, अपने अपने की लगी थी सबको। भारत के राजा भी एक दूसरे से लगातार संघर्ष करते। अब क्या है, उनमें क्या है, एकता का अभाव था। अब उनको ये मतलब मुस्लिम आक्रमण कर रहे हैं, यवन आक्रमण कर रहे हैं हमारे देश पर, तो क्या है, तुम उनको रोको, ये मतलब नहीं था। ठीक है, वो भाई उस पर आक्रमण कर रहा है, तेरा राज्य तो सुरक्षित है, और बल्कि अपने राज्य वो कमज़ोर हो गया, दूसरा राजा, तो ये भाई वो कमज़ोर हो गया, उसको पता चल गया, तो वो अपनी उसकी समय सीमा मतलब ये बढ़ा लो, अपनी सीमा बढ़ा लो। तो वो भी क्या है, उस पर आक्रमण कर रहे थे, उसके साथ न देकर उसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। ये थी वहाँ की नीति, उस समय की नीति। इस काल में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार ये संपूर्ण काल युद्धों का काल रहा। भाई यवन आक्रमण कर रहे थे, मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे, राजा भी एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। तो इस काल में मोहम्मद गौरी ने भी कसर नहीं छोड़ी, उसने भी क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, आक्रमण शुरू कर दी। अब ये नहीं कि मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, आपको ये लगेगा कि मैम हिंदी में क्या हिस्ट्री लिया, ये हिंदी है, ये हिंदी का आधार है, और यहीं से हिंदी की शुरुआत होती है। मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये है कि ये आपकी हिस्ट्री में भी काम आएंगे। जिस अभ्यर्थी का हिस्ट्री में मतलब सब्जेक्ट है टीजीटी में या कहीं पर भी, तो ये भाई आपके टीजीटी या इसमें हिस्ट्री में भी काम आएंगे, और हिंदी में तो काम के हैं ही हैं। साथ ही आपके हिस्ट्री भी मजबूत हो रही है, जीके वगैरह के भी क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, तो आज आप बहुत कुछ सीखोगे। अब हमने क्या पढ़ी थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ। देखो अब हम पढ़ेंगे धार्मिक परिस्थितियाँ। अब उस समय धार्मिक, ये तो धर्म तो हमेशा रहा है, शुरुआत से धर्म चलता है, अब भी धर्म है, क्योंकि जो हमारे देश की ज़्यादातर देखे धर्मनिरपेक्ष देश हमारा, संविधान है धर्मनिरपेक्ष में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, हमारा राज्य हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, ये संविधान में मान्यता हमें दी गई है। तो हम पढ़ेंगे अब धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक स्थिति परिस्थितियाँ लिखेंगे तो अच्छी बात रहेगी, यहाँ परिस्थितियाँ लिख लेना। ठीक है, भारत में आदिकाल में ये काल संक्रमण का काल था। संक्रमण मतलब कि क्या था भाई, संक्रमण एक तरह से देखें तो एक बीमारी, मतलब ये लगा लें, ये कोई अच्छा काल नहीं था। आप बहुत सी देखेंगे, बहुत सी यहाँ बुराइयाँ थी, कुछ अच्छाइयाँ भी थी, वो आप अच्छाइयाँ भी पढ़ेंगे। इस समय सिद्ध बौद्ध धर्म अपने वामाचार के कारण अपनी लोकप्रियता खो रहा था। अब क्या था, बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म में वैसे तो बहुत, आप कहोगे मैम बौद्ध धर्म में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, बौद्ध धर्म में अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध के जाने के बाद, यानी जो उनके शिष्य थे वो आपस में राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे, और क्या कि मेरा हर आदमी अपनी सत्ता प्राप्त करना चाहता है, उच्च पद पर जाना चाहता है। लेकिन उस समय बौद्ध धर्म पतन के काल पे था। बौद्ध धर्म अच्छा समय था, लेकिन उस समय हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, तो उस समय बौद्ध धर्म पतन का काल था। वो शिष्य क्या करते, अपनी राजगद्दी के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे। अब आप कहोगे मैम वामाचार का क्या मतलब होता है, तो वामाचार का मतलब ये है कि मांस खाना,
मदिरा पीना, स्त्रियों के साथ परिस्थितियों के साथ सहवास करना, तंत्र मंत्र की साधना करना, तो ये है वामाचार। और उस समय ये लोग, बौद्ध धर्म का पतन हो गया तो लोग, ये जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो इन चीज़ों को अपना रहे थे और लोगों का झुकाव अब क्या है, जैन धर्म। जैसे बौद्ध धर्म का पतन हो गया, बौद्ध धर्म में, जैसे बौद्ध धर्म में लिखे गए थे, पाली में लिखे गए थे इनके ग्रंथ थे, और उसके बाद अब आया जैन धर्म। अब जैन धर्म के लोग क्या कर रहे थे, प्राकृत में लिख रहे थे। अब इनका आगे बाकी और भाषाओं में भी इन्होंने लिखा है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि आप कहोगे, कमेंट करके कहोगे मैम जैन धर्म के तो ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए, आप ये कौन सी भाषा, तो देखो इसका मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। जैसे अब लिखे गए, हिंदी में साहित्य लिखा गया था। अब हिंदी के अगर लेखक हैं, कवि हैं, महाकवि हैं, तो भाई उनके बारे में कोई लिख रहा है, भाई इंग्लिश में लिख रहा है, कोई अंग्रेजी में लिख रहा है, तो क्या हम उसको रोकेंगे? नहीं भाई, तुम आदि जो ये है हिंदी के कवि लेखकों के बारे में अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, तो वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वो अंग्रेजी में भी लिख सकता है, ब्रंश में भी लिख सकता है, संस्कृत में भी लिख सकता है। तो वही बात है, जैन धर्म प्राकृत में भी लिखे गए, बाकी और जो जैन धर्म से संबंधित बातें हैं, बाकी जनसाधारण ने, आम लोगों ने और भी भाषाओं पर लिखी है। तो हम पढ़ेंगे, देखो इस समय दक्षिण में आलवार और नैनार भक्ति अपने चरम पर थी। अब दक्षिण के लोग क्या कर रहे थे, आलवार और नैनार भक्ति में अपने लीन थे। उत्तर भारत में नैनारों के प्रभाव से शैव धर्म की तेजी से बढ़ रहा था। अब क्या है, नैनार थे, ये प्रश्न आता है, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि नैनार जो थे भक्त थे, वो किस धर्म को अपना रहे थे, तो या किस क्या देवता की पूजा कर रहे थे, तो उसमें आप लिखेंगे शैव धर्म को अपना रहे थे नैनार लोग। और नाथ संप्रदाय भी इस समय साथ दे रहा था। अब ये नैनार और आलवारों का नाथ संप्रदाय भी साथ दे रहा था, नाथ संप्रदाय भी उस समय आ गया था। आप कहोगे मैम कहीं तो आप जैन धर्म अपने पढ़ा रही हैं, कहीं आप बौद्ध धर्म, कहीं आलवार, ये नैनार, कहीं नाथ संप्रदाय, तो ये क्या है आदिकाल में, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। देखो अब इस समय लगा लीजिए, मुस्लिम भी हैं, ठीक है, हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं, जैसे आपस में लड़ते रहते हैं ना, आए दिन आप देखो, हम सनातन धर्म को मानते हैं, भाई मानो तुम, लेकिन मुस्लिमों का क्या जीना हराम कर रखा है, तो अपने धर्म को ले जाओ। अब मैं मुस्लिम का क्या सपोर्ट नहीं करें, अब मुस्लिम लोग हैं वो कहेंगे हमारा धर्म अच्छा है, वो सनातन वालों पर टैक्स कर रहे हैं, मतलब आपस में लड़ झगड़ रहे। भाई जिसकी अपनी स्वतंत्रता है, संविधान ने आपको धर्मनिरपेक्ष क्या है राज्य का दर्जा दिया है, तो आप अपने अपने धर्म को अपनाओ। तो जैसे आज हैं, आज भी जैन धर्म के लोग आपको मिलेंगे, बौद्ध के भी मिलेंगे, ये छुटपुट मतलब थोड़े संख्या में थोड़े हो सकते हैं, आज भी वो धर्म है हमारे समाज में, उस समय भी थी, ठीक है। तो ये अपनी स्वतंत्रता थी। इस्लाम भी भारत में स्थायी प्रवेश पा चुका था, यानी इस्लाम भी आ गए थे, वो भी स्थायी में अपना अस्तित्व बना चुके थे और सत्ता के प्रभाव से अपना पैर पसार रहे थे। अब क्या, इस्लाम ने धर्म तो अपना रखा था और स्थायी भी ले लिया था, स्थायी भी हम इस्लाम को अपनाएंगे, लेकिन वो भी क्या है, अपनी सत्ता अपना रहे थे, अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। जैसे आज हैं हिंदू अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, मुस्लिम अपने अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हैं, यानी अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, अब हमने ये पढ़ी थी राजनीतिक परिस्थितियाँ। भाई हर्षवर्धन का समय था, यानी वर्धन वंश था, उसके बाद वर्धन वंश का पतन हो गया, फिर क्या है और भी राजवंश अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। फिर हमने पढ़ा कि नाथ संप्रदाय था, मुस्लिम भी थे, जैन धर्म में भी साहित्य लिखा गया था, बौद्ध में भी लिखा गया, तो ये हमने पढ़ चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ें, ये हमने पढ़ी थी धार्मिक, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ। इसके बाद हमने पढ़ी धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों के बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ कि धार्मिक परिस्थितियाँ में देखो अपने अपने धर्म थे, जिसमें आप तो क्या क्या था, जैसे बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, नाथ संप्रदाय आए, आलवार नैनार आए, ठीक है, फिर मुस्लिम आए, तो ये हमने पढ़ा इसमें धार्मिक परिस्थितियों के। अब हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, ठीक है। तो सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ये काल सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत था और ये काल ही नहीं, हमारा जो देश रहा है संस्कृति के रूप में,
हमेशा से ही मजबूत रहा है। क्यों रहा है? कि हमारे देश के जो आचार विचार हैं, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, यानी पहनावा रहा है वो हमारा साधारण रहा है, न ज़्यादा बहुत भड़कीला रहा है। ये बात अलग है कि आजकल की जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर लोग अपना रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक मजबूती रूप से देखा जाए तो हमारा पहनावा है बाकी देशों से न ज़्यादा इतना है कि औरतों के बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा, जैसे आपने मुस्लिम धर्म में देखा होगा, जैसे पर्दा, मैं मुस्लिम का यहाँ विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहनावा की मैं बात कर रही हूँ। जैसे बुर्का पहनना है, इस्लाम के जो देश है वहाँ बुर्का पहनती औरतें, बहुत उन पर अत्याचार होता है। इसी तरह से जो और पास से जैसे अमेरिका है, कनाडा और देश हैं, वहाँ पर क्या है, अर्धनग्न है, मतलब कि नाम मात्र के कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन हमारा जो देश है वो संस्कृति की दृष्टि से मजबूत है। यहाँ पहना बहुत ज़्यादा ढका नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, मतलब एक समय सीमा, मतलब ये एक सीमा में बंधा हुआ है। ठीक है, आपका हमारा पहनावा भी साधारण है, हमारा खान पान भी साधारण है। ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला, ये बात अलग है कि आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, उसको लेकर मत चलो। जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है, ज़्यादातर लोग किस चीज़ को अपना रहे हैं, हम वो लेकर चलेंगे यार। ठीक है, थोड़े बहुत लोग तो हर चीज़ में मतलब ये कि ज़्यादातर हमारी जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको देखो आप, थोड़ी बहुत बुराइयाँ तो हर इंसान में होती है, वैसे ही हर काल में थोड़ी बहुत बुराइयाँ आपको मिलेंगी, अच्छाइयाँ मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर अच्छाइयाँ वो हम पकड़ेंगे यहाँ। तो सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा देश पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। वो देखेंगे, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से मजबूत था। हमारा खान पान, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज आज भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और पहले भी लोग आकर्षित हो रहे थे। तभी तो क्या बाहरी देश, यानी बाहरी जो राष्ट्र थे, हमारे देश पर आक्रमण करके यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सोना और चांदी से हमारा देश मजबूत था। यानी कि जो और हमारी जो कृषि थी वो भी मजबूत थी, जैसे कि जो हमारे देश पर जैसे कपास है और जो खाद्य जो चीज़ें थी वो लेकर, यहाँ तक कि हमारे मसाला तक लोगों ने यहाँ नहीं छोड़ा था, यहाँ से लेकर जा रहे थे। अब इसका प्रमाण क्या है कि हमारी संस्कृति मजबूत थी। आप कहोगे मैम आप कह रहे थे कि हमारी संस्कृति मजबूत थी, हमारा खान पान, हमारे रीति रिवाज, हमारा पहनावा अच्छा था और विदेशी लोग अपना रहे थे, तो इसका क्या है, क्या साक्ष्य क्या है, इसका प्रमाण क्या है? तो ये प्रमाण देखो, आपने खजुराहो के मंदिर आप घूमने गए होंगे, खजुराहो के मंदिर में आपने मूर्तियाँ देखी होगी, वहाँ की जो कलाएँ हैं, तो आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि वहाँ आजकल के जो बताते हैं ना ये कला है, इसमें ये मूर्ति अच्छा बना दे। लेकिन अगर वहाँ पुराने जब आपकी कलाएं देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। वहाँ के जो आपने मूर्तियाँ देखोगे तो वो देखो अनपढ़ थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको उन मूर्तियों को देखकर हैरानी होगी, इतने निखार है, उनकी निकासी इतनी गड़ी हुई है कि आप हैरान हो जाओगे। पूरी यह सोमनाथ का मंदिर है, आबू जैन के मंदिर है, इस कला में जो भारतीय संस्कृति की विशालता का परिचय का आप घूमने जाओगे तो देखते रह जाओगे, हैरान। देखो मैं वहाँ गई नहीं हूँ ये, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे यूट्यूब पर देखते हैं, कोई फिल्में देखते हैं, तो उस पर हमने देखा है। आगे पढ़ेंगे साहित्यिक पृष्ठभूमि। अब हमने किसमें अपने अध्ययन किया कि वहाँ की परिस्थितियाँ, हमने उनका की भूमिका देखी, हमने वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ देखी, धार्मिक परिस्थितियाँ देखी, इसके साथ ही हमने सांस्कृतिक परिस्थिति देखी। और अब हमारी बारी आएगी साहित्यिक पृष्ठभूमि। अब वहाँ देखो किसी भी काल में साहित्य भी लिखा जाता है, पहले से लिखा जाता रहा, अब भी लिखा जाता है। तो हम साहित्य को पढ़कर ही तो हमें पता चलता है कि वहाँ की आर्थिक परिस्थिति क्या थी, सामाजिक परिस्थिति क्या थी, राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, धार्मिक परिस्थिति। तो इस बात का प्रमाण क्या हमारा साहित्य देता है। अब साहित्य आप देखेंगे, साहित्यिक दृष्टि से यह काल समृद्धि का काल था, मतलब समृद्धि, यहाँ पर बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा था, लोगों को ज्ञान था। तो देखेंगे संस्कृत में जैसे मम्मट है, क्षेमेंद्र है, कुंतक है, राजशेखर है, विश्वनाथ अभिनवगुप्त है, भोजराज है, भूभूति श्रीहर्ष है, जयदेव, इस काल की देन है। ठीक है, तो ये सारे जो संस्कृत के विद्वान रहे हैं, ये आदिकाल के क्या है, विद्वान है। इन्होंने संस्कृति में, इन्होंने संस्कृत भाषा में हमारी संस्कृति लिखी है, यानी संस्कृत भाषा में हमारा साहित्य लिखा है, हमारे देश का साहित्य लिखा है। जैन साहित्य का सर्जन अपभ्रंश में हुआ है। अब आप पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप कमेंट करेंगे मैम जैन साहित्य तो प्राकृत में लिखा गया है। अब भाई देखो, जिसको जिस भाषा की जानकारी होगी तो उसी में तो लिखेगा। मैं मानती हूँ जो
मेन जो विद्वान थे, जो मुख्य विद्वान थे, ये प्राकृत भाषा में जैन साहित्य को लिख रहे थे। और जैन का जो साहित्य था आगम, इनके ग्रंथों का नाम था आगम, ठीक है। और जो ये थे, इनका था बौद्ध धर्म का ये पिटक थे, जैसे अभिधम पिटक है, विनय पिटक, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, तो ये त्रिपिटक थे, ठीक है। और ये त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म में। अब बौद्ध धर्म का लिखा गया था पाली में और जैन धर्म का लिखा गया था प्राकृत में। और जो प्राकृत का था, ये जो जैन धर्म का था, ये इनको आगम ग्रंथ बोलते थे। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि जो आम इंसान है, जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, आजकल लिखा जा रहा है खड़ी बोली में, यानी इंग्लिश में। तो अब क्या है, आपको ज्ञान है अपभ्रंश का तो आप भ्रंश में लिखेंगे, आपको ज्ञान है संस्कृत का तो संस्कृत में लिखेंगे। ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो भी आपको भाषा के ज्ञान है उसमें आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से जब यहाँ आदिकाल का जो साहित्य था, जो जैन धर्म में लिखा जा रहा था, तो प्राकृत में तो लिख दिया, मुख्य जो विद्वान थे उन्होंने लिख दिया, लेकिन जो बाकी जनसाधारण था वो अपभ्रंश में भी जैन साहित्य लिख रहा था। तो साथ ही सिद्ध साहित्य और राजसो साहित्य, यानी सिद्ध लोग भी, रासो भी, नाथ भी इस समय क्या है, अपने अपने लोक साहित्य को लिख रहे थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़े यहाँ साहित्यिक पृष्ठभूमि। तो साहित्यिक पृष्ठभूमि यानी साहित्यिक परिस्थितियाँ मजबूत थी। इसमें क्या है, इतने बड़े बड़े विद्वान थे हमारे संस्कृत के, मम्मट था, क्षेमेंद्र था, कुंतक था, राजशेखर, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, भोजराज, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव, ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपका जैन साहित्य भी लिखा गया था। जैन साहित्य उस समय अपभ्रंश भाषा में लिखा जा रहा था। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे आप। आर्थिक स्थिति भी किसी भी मतलब जिंदगी जीने के लिए आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। आर्थिक परिस्थितियाँ पढ़ेंगे। अब आपके पास पैसा भी बहुत ज़रूरी है। कोई कहेंगे मैम पैसा सब कुछ नहीं होता है, हमारे गुण होने चाहिए, हमारी जो आचार विचार होने चाहिए वो भी हैं, लेकिन भाई आपको खाना है तो खाना पैसे से आएगा, पहनना है तो पहनना पैसे से आएगा, और आपको कहीं जाना है तो आप पैसे से जाओगे। ये कि ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। उस समय भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हम ये पढ़ेंगे भाई पैसा कहाँ से आता था, ठीक है, लोगों की कमाई कहाँ से होती थी, ये भी जानना जरूरी है। तो ये हम जानेंगे कैसे भाई राजा महाराजा इतने बड़ा साम्राज्य चला रहे थे, तो वो कैसे चला रहे थे देखेंगे आप। राजाओं की आपसी युद्धों के कारण क्या है, इस्लाम के भारत में प्रवेश से आम जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा था। अब क्या राजा आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, फिर सेना को खाने के लिए भी चाहिए, ठीक है, और आम सबको खाने के लिए चाहिए। लेकिन सेना अब क्या है, लोग मर भी रहे थे और भी आ रहे थे, तो उसमें इतना खर्चा कहाँ से आ रहा था भी, अस्त्र शस्त्र बन रहे थे, खा रहे थे लोग, पहन रहे थे, तो वो पैसा कहाँ से आता था। पैसे का बोझ था आम जनता पर, और आम जनता पैसा कहाँ से ला रही थी भी, वो कृषि कर रही थी। कृषि का क्या कर बढ़ा रहे थे जो राजा। तो इस समय देखा जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही थी हमारे, और इस्लाम जो भारी आक्रमण थे वो हमारे बढ़ते जा रहे थे उनके लिए। अब वो भी क्या हमारे धन को लूट के ले जा रहे थे, आम जनता इसका हाल बेहाल होता जा रहा था, कर बढ़ता जा रहा था। कृषि कर रहे थे लेकिन उनके पास कुछ नहीं बच रहा था, वो कुपोषण का शिकार हो रहे थे, वो मर रहे थे। लेकिन राजा क्या ऐश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कर से पैसा आ रहा था। तो आर्थिक स्थिति से हमारा देश मजबूत नहीं था, कमज़ोर होता जा रहा था। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि बड़ी कष्टदायक थी। कुछ तो पैसा लेकर जा रहे थे विदेशी लोग, जैसे आगे क्या है, राजा वहाँ पर आक्रमण कर कर धन लूट कर ले जा रहे थे, राजा कर बढ़ा रहे थे, तो आम जनता इसमें पिसती जा रही थी, और आज भी पिसती है, पहले भी पिसती जा रही थी। तो हमने आज पढ़ा राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, वहाँ की और क्या है आर्थिक परिस्थिति, वहाँ का साहित्य, यानी सब कुछ हमने पढ़ा। तो भूमिका में लिख सकते हैं आप, हमारी क्या है, हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ मजबूत नहीं थी, हमारी बाकी क्या है, धर्म हमारा क्या है, बहुत से धर्म अपनाए थे वो भी क्या है अच्छा नहीं था। लेकिन आपकी मजबूती में आप लिखेंगे भूमिका, यहाँ पर निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि यहाँ के जो है आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, लेकिन संस्कृति से देश हमारा क्या है मजबूत था, यानी सांस्कृतिक देश से हमारा देश मजबूत था, विदेशी इसको अपना रहे थे। तो हम आगे पढ़ेंगे, ये प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे आदिकाल की। आज हमने पढ़ी परिस्थितियाँ
क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैंने पूरा पढ़ा दिया है, सिर्फ भूमिका आप लिख सकते हैं, चाहो तो मैं भी इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप 0 से लेकर 100 तक तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, तो इसमें आपकी लिखने की भी तैयारी, आपके लिखने वाले पेपर की भी तैयारी हो रही है। आगे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आएंगे, गत वर्षों के मैं प्रश्न भी दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैम आपने ये क्या पढ़ा दिया हमारे, तो ये हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करेंगे। तो मजबूती के लिए अगर अब आप 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं, तो वो शिकायत आपकी नहीं होगी। अपने गहराई से तैयारी करोगे तो सिर्फ 1499 में आप एडमिशन ले सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। चाहे एमआरएस है, एनवीएस है, एचटेट है, केवीएस है, एनवीएस है और डीटर प्लस भी, कोई भी परीक्षा की आप यूपी है कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो 0 से लेकर मैं पढ़ाऊंगी आपको। पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स है। आप कहोगे मैम सस्ता है तो क्या हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्वालिटी से? बिल्कुल भी नहीं। सस्ता इसलिए दे रही हूँ कि मुझे पता है क्या बेरोजगारी का क्या दर्द होता है। तो बेरोजगार इतना आप पर भी ये नहीं कि इतने पैसे होते तो भैया आप क्यों तैयारी करते, आप भी कहीं बिजनेस कर लेते। तो सिर्फ 1499 का है, ये 50% की मैं छूट दे रही हूँ। ये है सीमित विद्यार्थियों के लिए, बाद में ये 3000 का कोर्स आपका हो जाएगा। तो अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 499 का मिलेगा। तो आप कहोगे मैम वो परीक्षा बड़ी होती है उसका सस्ता क्यों मिल रहा है? तो उसके मैं सिर्फ आपको डाउट क्लास दूंगी, जिसकी आपको डाउट है वो क्लास मिलेगी। बाकी आपको 499 मैं आपको उसमें सिर्फ पीडीएफ दूंगी, आपको तैयारी खुद करनी होगी। लेकिन ये नहीं कि आपको 0 से लेकर पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम मिलेगा। और जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें वो जल्दी ले सकते हैं। बाकी एमआरएस और एनवीएस की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, वो ले सकते हैं। एडिटर प्लस बी का भी एग्जाम है, एस्टेट भी आपका आने वाला है, एस्टेट के विद्यार्थी भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी गत वर्षों के प्रश्न भी दूंगी आपको मैं। और आपका क्या है, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी, व्याकरण, संपूर्ण साहित्य, कुछ नहीं छूटेगा, मतलब संपूर्ण पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छूटने वाला है। इसके साथ कम्युनिटी में भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। कोई भी डाउट है, गला मेरा हमेशा ख़राब रहता है, ये मेरी शिकायत रहती है। कोई भी डाउट है, आवाज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा गला का जल्दी मैं ठीक कर लूँ और कोशिश तो आपके लिए बिल्कुल ठीक ठाक आवाज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके प्रैक्टिस जो निःशुल्क कक्षाएं हैं वो भी आपकी चलती रहेंगी। आपको हर प्रकार की सुविधा इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।